आइए बच्चों, हम लोग आज प्रक्षेप गति में आगे चलते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रक्षेप गति की शुरुआत किया था। हम लोगों ने मोशन के बारे में जाना था और 2D मोशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करते हैं प्रक्षेप गति का। हमने बताया था प्रक्षेप गति क्या होता है। आज उसी का हम लोग यहाँ पर एक डिफिनेशन देखते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है। जब किसी पिंड को पृथ्वी के पृथ्वी क्षेत्र में, कोई भी पिंड है अगर उसको पृथ्वी की क्या कहते हैं पृथ्वी क्षेत्र में, पृथ्वी के पृथ्वी क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से क्या होता है अलग दिशा में फेंका जाता है, तो पिंड पृथ्वी त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रक्षेप गति क्या होता है इसके बारे में हमने आपको समझाया था। कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप यहाँ से अगर ऐसे फेंकते हो तो ये जो गति है यही कहलाएगा प्रक्षेप गति। ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, ये हमारा क्षैतिज हो गया। हमने आपको बताया था कि ये क्षैतिज होता है, ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर। और जब ऐसे चलता है तो वो क्षैतिज गति होता है, जब ऐसे चलता है तो ऊर्ध्वाधर गति होता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कहा है ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग दिशा में हम जब किसी प्रारंभिक वेग, मान लेते हैं प्रारंभिक वेग दोस्तों क्या है u है, और इस u प्रारंभिक वेग से एक थीटा कोण पर हम इस वस्तु क्या करते हैं फेंकते हैं। ये वस्तु आपका यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर आकर गिरता है, तो ये जो गति होता है ये गति होता है, यही कहलाता है प्रक्षेप गति कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं कि पिंड द्वारा तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? प्रक्षेप का पथ कहते हैं या प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो यहाँ से ये जो इसका रास्ता है, ये रास्ता जो है ये पाथ है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप पथ है। ठीक है ना। और फेंके गए पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। जो हम यहाँ से वस्तु फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रक्षेप कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी बात किया जाए कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखा जाए जैसे छत से आप लोग क्या करते हो गेंद को फेंक देते हो, छत पे खड़े होकर क्या करते हो गेंद को फेंकते हो, वो क्या हो जाएगा? आपका प्रक्षेप गति हो जाएगा। भाला फेंक में भाले की गति आप देखते हो, भाला लेके फेंका जाता है। नीरज चोपड़ा के कहते क्या करता था, भाला को फेंकते थे। तो भाला जब फेंका जाता है तो वो सीधा ऐसे ही जाके ऐसे फेंकते हैं और ऐसे जाके क्या होता है? गिरता है। तोप से छूटे गोले की गति, अगर तोप यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कि जो तोप होगा वो क्या करेगा? वो गति करेगा और यहाँ पर आकर गिरेगा। तोप से जो गोला होता है जो दागते हैं उसकी जो गति होगा वो क्या होगा? आपका प्रक्षेप गति होगा। और एक सबसे साधारण एग्जाम्पल देखा जाए जो आपके लगभग दैनिक जीवन से क्या करता है? रिलेट करता है। आप सबने क्या कहते हैं बाकायदा बहुत अच्छे से किया है, आम तोड़ने के लिए फेंके गए पत्थर की गति। जब आप आम तोड़ते हो तो पत्थर क्या करते हो? जब फेंकते हो क्या कहते हैं? आम के पेड़ में पत्थर को मारते हो तो जो पत्थर की गति होती है वो भी क्या होता है? प्रक्षेप गति होता है। तो ये दोस्तों किसके बारे में था? प्रक्षेप गति के बारे में। ये उसकी परिभाषा थी। आप नोट्स बनाते चलिए और सारी डिटेल हम यहाँ पर पूरा एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम कराएंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब प्रक्षेप किसी वस्तु को हम प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ से अगर बच्चा देखे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो वो ओरिजिन पॉइंट से ही फेंका जाएगा, हम ये मानकर चलेंगे। अब इस वस्तु को हमने क्या किया? यू वेग दिया, प्रारंभिक यू वेग दिया और कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो जब हमने इसको फेंका तो ये ऐसे गया और यहाँ पर आया, ये ऐसे गया और यहाँ पर आया। ये जो इसकी गति है ये क्या कहलाएगी? प्रक्षेप गति कहलाएगी। हमने आपको एक चीज बताया था पिछले क्लास में, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि बहुत अच्छे से यह चीज आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करता है, द्विविमीय गति करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो x अक्ष का कहते हैं वेरिएबल होता है और y अक्ष का होता है, ये एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आएगा। इसका मतलब कि जब वो चलेगा तो वो एक्स अक्ष का जो उसका पोजीशन चेंजिंग होगा वो, और वाई अक्ष का जो पोजीशन चेंजिंग होगा वो क्या होगा?
एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, या एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये बच्चा आपका ये यहाँ पर देखिए तो x अक्ष पे इधर इतना चला है, y अक्ष पे इतना चला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि ये x अक्ष पे इतना चला है और y अक्ष पे इतना चला है। तो देख रहे हैं कि दो के दोनों मतलब इस ऑब्जेक्ट का अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो x अक्ष में जो चेंजिंग हो रही वो और y अक्ष पे जो चेंजिंग हो रही वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उनका वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब हम इसको फेंकते हैं तो आप जानते हो कि जब भी किसी वस्तु को हम किसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी कोण पर जब भी किसी सदिश को हम क्या कहते हैं गति कराते हैं तो उसके हमेशा क्या कहते हैं दो कंपोनेंट, दो ऊर्ध्वाधर घटक आते हैं, दो वर्टिकल कंपोनेंट आते हैं। क्या आते हैं? दो वर्टिकल कंपोनेंट आते हैं। मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको क्षैतिज से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण पर हम इसको क्या करते हैं, इस यक्ष को क्या करते हैं, हम यहाँ से फेंकते हैं या अप्लाई कराते हैं तो इसके हमेशा दो कंपोनेंट कहते हैं। अब इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट में दो कंपोनेंट आते हैं, एक होगा दोस्तों वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे, और इसे बच्चों हम लोग कहेंगे क्षैतिज घटक। इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, अर्थात क्या होते हैं, लंबवत। इन्हें हम कहेंगे लंबवत घटक, लंबवत। अब बात आती है कि अगर दो ऊर्ध्वाधर घटक आते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक आते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आते हैं तो इसमें से कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक होगा और कौन सा क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर दो घटक आया है, एक ये आया है दोस्तों, एक ये आया है, तो इन दोनों में कौन ऊर्ध्वाधर घटक होगा और कौन क्षैतिज घटक होगा, आप कैसे पहचानोगे? तो बच्चा यहाँ पहचानने का केवल और केवल एक तरीका है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि थीटा किससे जुड़ा हुआ है। ये थीटा इससे जुड़ा हुआ है, ये नीचे वाले से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक हमेशा वही वाला कंपोनेंट होता है जिससे थीटा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये हम इसे कहेंगे क्षैतिज घटक कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या होगा, क्षैतिज घटक। अब यहाँ पर किसका क्षैतिज, जब भी क्षैतिज घटक आएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इससे थीटा नहीं जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। ये हमारा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक में हमेशा cos थीटा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, cos थीटा। किसका, जिसका दिया गया है। तो यक्ष का है तो हम लिखेंगे यक्ष cos थीटा। ये क्या हो गया, यक्ष का क्षैतिज घटक हो गया यक्ष cos थीटा। और ये y का क्या हो गया, ये यक्ष का ऊर्ध्वाधर घटक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यक्ष sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक में हमेशा sin थीटा लिया जाता है। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से u वेग से, जब हम u प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं, u इनिशियल वेग से फेंकते हैं तो थीटा कोण पर है, इसके दो लंबवत घटक आते हैं। एक ये आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं u यक्ष, यक्ष हमेशा यक्ष एक्सिस को बताता है, और यहाँ पर एक लंबवत घटक आता है जिसे हम लोग कहते हैं u y कहते हैं। u y आपका ये ऊर्ध्वाधर घटक, और ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम इसे कहेंगे लंबवत घटक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अगर अब देखा जाए तो थीटा इससे जुड़ा हुआ तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, u cos थीटा कहेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये u y है तो हम लोग इसे कहेंगे u y बराबर u sin थीटा। ये आपका क्या होगा, u sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि इसके जब वस्तु को फेंकते हैं प्रारंभिक वेग से तो उस प्रारंभिक वेग के दो लंबवत घटक आ जाएंगे, एक कहलाएगा आपका क्षैतिज घटक कहलाएगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो क्षैतिज घटक है ये आपका क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक, और ये आपका क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये बच्चा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा इस वेग का जो क्षैतिज घटक होता है
इस वस्तु को हमेशा क्षैतिज में ले जाने का प्रयास करता है, क्या हमेशा क्षैतिज में ही ले जाता है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इस वस्तु का, जो वर्टिकल वेग होता है, वो उसको हमेशा वर्टिकल मोशन कराने का काम करता है, अर्थात उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ले जाने का काम करेगा। ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर बच्चों पहुंचा है और ये इधर, तो आप देखो क्षैतिज में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, अगर क्षैतिज देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, और वर्टिकल में ये यहाँ से यहाँ इतना ऊपर पहुंच गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्षैतिज में कहाँ से यहाँ आ गया, और वर्टिकल में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो क्षैतिज वाला क्षैतिज गति कराएगा और वर्टिकल वाला वर्टिकल मोशन कराएगा, ऊर्ध्वाधर गति कराए। ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये क्या था, प्रक्षेप गति के बारे में। अब यहाँ से बच्चा देखते हैं कि जब यहाँ पर चलता है तो आपने परिभाषा में देखा कि हमने इसमें कहा था कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वहां पे वहां पे गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है, इसका मतलब जी लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, और जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो यहाँ पर हमने आपको एक चीज बताया था कि पोजीशन, तीन चीज हमने बताया था। एक पोजीशन वेक्टर बताया था, आर वेक्टर हमने बताया था, हमने कहा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और हमने यहाँ पे आपको वेलोसिटी बताया था पी एक्स आई कैप, यहाँ पर बी वाई जे कैप, और यहाँ पर हमने आपको एक्सेलरेशन बताया था, तो यहाँ पे ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर यहाँ से बच्चों देखें तो इसके पोजीशन में चेंजिंग एक्स पे भी हो रहा है, वाई पे भी हो रहा है। अगर हम इसके वेलोसिटी में देखें तो यहाँ पे यू एक्स भी है और आपका यू वाई भी है, दो के दोनों है। तो क्या त्वरण दो के दोनों में होगा? हाँ होगा, दो के दोनों में त्वरण होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसमें त्वरण होता है, क्षैतिज वाले में होता है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर वाले में होता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए बच्चा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें आपका ये हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग, ये हमारा ऊर्ध्वाधर वेग हो गया। तो यहाँ पर जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन मानते हैं। क्या मानते हैं? एजम्पशन मानते हैं। एजम्पशन का मतलब कि कुछ कंडीशन हम ये मान के चलते हैं, कुछ शर्त मान के चलते हैं। जो एजम्पशन होता है, जो एजम्पशन होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो जीरो है। एयर रेजिस्टेंस जो दोस्तों है वो क्या है, जीरो। एयर रेजिस्टेंस का मतलब कि वायु का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आप जानते हो, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब कि जो किसी चीज का क्या कर सके, विरोध कर सके। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है धारा वाले चैप्टर में, उसमें आपने देखा था कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है, विरोध करता है धारा को बहने से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, ये एयर रेजिस्टेंस आप देखोगे जब भी कभी गेंद वगैरह हवा बहुत तेज चलती रहे, आप गेंद को फेंको तो वो गेंद फ्री रूप से आपका क्या कहते हैं, मोशन नहीं कर पाता है। जो हवा होता है, जो एयर होता है, वो क्या करता है, उसके गति में क्या होता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हवा नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। जो वायु प्रतिरोध है, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध। इसका मतलब कि जो यहाँ पे वायु प्रतिरोध है वो बच्चा क्या है, जीरो है। दूसरा कंडीशन हम लोग मान के चलेंगे कि जो क्षैतिज दिशा में बल है, जब वो गति करेगा तो क्षैतिज दिशा में उसका कोई बल नहीं लगता है। तो क्षैतिज दिशा का बल, क्षैतिज दिशा में जो बल है वो बच्चा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के कहते हैं डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आप जानते हैं जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो उसके वेग में क्या करता है, चेंजिंग करता है, उसके वेग में क्या करता है, परिवर्तन कराता है। और वेग में परिवर्तन आना ही किसकी निशानी है बच्चा, त्वरण की निशानी है। अगर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो उसके क्षैतिज दिशा में बच्चा कोई वेग परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब कि जब भी कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्य नहीं करता है, तो जिसके कारण वहां पे क्षैतिज दिशा में क्या कहते हैं, जो बल नहीं लगेगा। तो जो क्षैतिज दिशा का त्वरण होगा, क्षैतिज दिशा में त्वरण, क्षैतिज दिशा में त्वरण, अगर बेटा हम क्षैतिज दिशा में त्वरण की बच्चा बात करें वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो इसका मतलब कि क्षैतिज दिशा में त्वरण, तो ये आपका ax का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, ax का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पर देखो क्षैतिज में भी जा रहा है, ऊर्ध्वाधर में। तो अगर हम देखें तो ऊर्ध्वाधर की, अगर हम देखें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण की बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण होगा उसे हम कहेंगे ए वाई, और ए वाई का मान क्या होगा जी। बॉडी ऊपर गति कर रहा है, जी नीचे काम कर रहा है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे माइनस, क्या ले लेंगे माइनस। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जी की वैल्यू हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जी कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, और बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो जब भी क्या कहते हैं वस्तु के, आप जानते हो वस्तु के क्या कहते हैं गति करने के विपरीत दिशा में जब त्वरण लगता है तो वहां पे निगेटिव एक्सेलरेशन आता है, ऋणात्मक त्वरण आता है, और उसी को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये क्या था दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब यहाँ से कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने दोस्तों गति का समीकरण पढ़ा है। अगर बच्चा गति का समीकरण देखा जाए तो गति का जो समीकरण वो 3 है, बी बराबर यू प्लस क्या होता है, एटी होता है। अगर हम एस बराबर ले तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से ले बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax होता है। ये हमारा क्या है, गति का 3 समीकरण है। हमने आपको कहा कि यहाँ पर ये वेग है, ये आपका दूरी है या विस्थापन हम समझ सकते हैं, ये भी क्या है, वेग है। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए, हमने आपको कहा कि वर्टिकल का अलग होगा, हॉरिजॉन्टल का अलग होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से हम देखें, अगर हम यहाँ से देखें कि क्षैतिज के लिए, अगर हम क्षैतिज के लिए देखें तो क्षैतिज के लिए देखें, हॉरिजॉन्टल के लिए, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए देखें, हॉरिजॉन्टल के लिए देखें तो गति का समीकरण आपका बन जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल में हमेशा x होता है और उसका y होता है। तो यहाँ से bx बराबर ux प्लस क्या होगा, ax इंटू टी होगा। इसका मतलब ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। तो अंतिम x की कहते हैं अक्ष पर अंतिम वेग, x अक्ष का प्रारंभिक वेग, x अक्ष का त्वरण, और ये समय t। समय का भाई कोई वो नहीं होता है कि उसका भी अपना x और y आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम यहाँ पे यश ले तो क्या कहते हैं, x अक्ष पे चली गई दूरी को हम हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से ले तो x बराबर आपका ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अगर हम ऐसे इसका ले तो bx स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारा क्या है, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, गति का समीकरण। अगर हम ऐसे वर्टिकल के लिए बच्चा देखें, इसके लिए वर्टिकल के लिए देखें, वर्टिकल जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो यहाँ से देखें तो वर्टिकल में क्या होगा, ये आपका वी वाई हो जाएगा बराबर ये आपका क्या होगा, यू वाई हो जाएगा प्लस आपका ए वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए वाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ए वाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ए वाई का क्या करेंगे, त्वरण रखेंगे, और ए वाई का त्वरण क्या होता है, जी, तो हम यहाँ पर जी रख सकते हैं। अगर ऐसे लेके तो यक्स अक्ष पे चली गई जो दूरी होती है वो यक्स होती है, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी वाई, तो यक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, वाई। वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ऐसे हम इसका लें तो बी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई इंटू क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। तो अब हम लोग जब भी बात करेंगे यहाँ पर, तो जब भी हम वर्टिकल वाला लेंगे तो वर्टिकल में हम इस रूप में लिखा करेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में हम इस रूप में लिखा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक क्षैतिज घटक, अगर प्रारंभिक वेग का हम क्षैतिज घटक देखें तो इसमें अगर हम देखें प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, तो बच्चा प्रारंभिक वेग का अगर हम क्षैतिज घटक देखें तो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एक्स, और यू एक्स का मान क्या होगा, यू कॉस थीटा। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग का क्या देखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक अगर बच्चा देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होगा, आपका यू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ये बच्चा क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा।
तो 36 का अगर हम प्रारंभिक वेग का देखें तो प्रारंभिक वेग का जो 36 घटक है वो आपका यू एक्स बराबर क्या होगा यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो आपका यू वाई साइन थीटा होगा। ये क्या हो गया इसके प्रारंभिक वेग के 36 घटक के बारे में। अब जब भी हमें क्या करना होगा, यू एक्स का मान रखना होगा तो हम केवल और केवल यू कॉस थीटा रखेंगे, और जब भी हमें यू वाई का मान रखना होगा तो हम बच्चों यू वाई साइन थीटा रखेंगे, ठीक है ना। अगर हम कहें कि टी समय बाद क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम मान लें टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय बाद, अगर बच्चा हम टी समय बाद देखते हैं तो 36 दूरी चली गई, 36 दूरी। तो मान लो जब हम उसको यहाँ से फेंकते हैं प्रारंभिक वेग यू कॉस थीटा, देखे क्या कहते हैं 36 जो प्रारंभिक वेग है वो यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर वाला ये है। जब हम फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय बाद, मान लेते टी समय बाद वो कहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंची है। तो टी समय बाद क्या कहते हैं उसका हम क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी देखते हैं। तो टी समय बाद क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। अगर बच्चा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी देखे तो आप देखते हो कि दूरी के लिए क्षैतिज वाले के लिए हमारे पास ये गति का समीकरण है, हम यहाँ लगा देते हैं x बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बच्चा एक चीज देखते हैं कि x की वैल्यू तो हमारा x ही है, x की वैल्यू क्या है हमारा x ही है, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x ही है, और यहाँ पर u आपका x है इंटू क्या है t प्लस, अगर देखा जाए 1/2, और हमने आपको अभी एजम्पशन में बताया था कि ए एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं कार्य करता है। आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि क्षैतिज दिशा में त्वरण हमेशा क्या होता है 0 होता है। जो क्षैतिज दिशा होता है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, उसमें जो बच्चा त्वरण का मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं लेना है, त्वरण का मान बच्चा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये हमारा क्षैतिज का क्या हो गया, क्षैतिज दिशा में क्या हो गया चली गई दूरी हो गई, ठीक है ना बच्चा। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, टी समय बाद क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। अब ऐसे यहाँ पर अगर हम वैल्यू को रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं x बराबर यू एक्स का मान क्या है यू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा टी। तो क्षैतिज दिशा में बच्चा चली गई दूरी आपका x बराबर यू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा बच्चा टी हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी मतलब वो यहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यही कहलाएगा आपका x कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा x कहलाएगा। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, और ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी क्या ये कहलाएगा, ये आपका जितना ये ऊपर गया है ये क्या कहलाएगा क्षैतिज दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बच्चा देखें कि ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी क्या होता है। तो बच्चा अगर देखा जाए ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी, तो यहाँ देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी। तो बच्चा अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी तो हम समीकरण कौन सा लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर वाला, y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब बच्चा y तो हम लेंगे ही, और यू वाई का मान क्या हो जाएगा आपका यू साइन थीटा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बच्चा ये टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। यू वाई का मान क्या होता है बच्चा, यहाँ से देखिए यू साइन थीटा होता है, तो y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई का मान बेटा क्या होता है माइनस जी इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी समय बाद अगर हम देखें ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी, तो बच्चा यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा आपका माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये बच्चा क्या हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी। ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। तो आप हमेशा टी समय बाद जब भी वस्तु को हम क्या कर देते हैं प्रक्षेपित कर देते हैं, तो टी समय बाद क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी और ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी, ये दो के दोनों बच्चा आपके बहुत काम में आने वाला है, और इसका हम लोग बराबर यूज करेंगे। जितने भी कहते हैं हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे उन सब को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है बच्चा।
अब आगे बात करते हैं कि जैसे ये आपका क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी और टी समय बाद कहते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी हम लोगों ने देखा। अब ऐसे हम लोग देखेंगे टी समय बाद जो अंतिम वेग है वो क्या होगा। टी समय बाद वस्तु का वेग, टी समय बाद क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, टी समय बाद क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। अगर टी समय बाद क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग देखें तो देखो बच्चा, वेग निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है। तो बी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स प्लस क्या होगा आपका ए एक्स प्लस ए एक्स इंटू क्या होगा टी। अब बच्चा आप जानते हो बी एक्स बराबर क्या होगा यू एक्स, और यहाँ पर ए एक्स का मान 0 होता है और ये टी हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बी एक्स बराबर क्या होगा बच्चा यू एक्स। इसका बच्चा सीधा सीधा ये मतलब है कि जो क्षैतिज घटक का प्रारंभिक वेग होता है वही आपका अंतिम वेग भी होता है। इसका मतलब जब वस्तु यहाँ से उड़ान भरेगा तो उसका क्षैतिज वेग आपका यू कॉस थीटा होगा, और जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो उस टाइम भी आपका क्या कहते हैं वस्तु का वेग आपका क्या होगा यू कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, ये कितना होगा यू कॉस थीटा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ से बच्चा देखा जाए तो हम कह सकते हैं बी एक्स बराबर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्षैतिज दिशा का जो बच्चा वेग होता है वो चेंज नहीं होता है, जो क्षैतिज दिशा का बच्चा वेग होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये पूछे कि क्या कहते हैं प्रक्षेप गति में कौन से घटक का कहते हैं वेग परिवर्तित नहीं होता है, तो वो क्या है क्षैतिज घटक का। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। स्टार्टिंग में यू कॉस थीटा होता है और एंड में भी आपका क्या होता है यू कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होते हैं। ठीक है ना बच्चा। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चा यहाँ पर देखें कि क्षैतिज दिशा में जो कि कहते हैं वेग है वो कितना होगा, तो आइए बच्चा हम लोग देखते हैं कि टी समय बाद जो क्षैतिज दिशा में क्या कहते हैं वेग है, क्षैतिज सॉरी ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग। तो बच्चा अगर हम टी समय बाद कहें, टी समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग, तो आप जानते हो बी वाई बराबर यू वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस ए वाई इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अगर बच्चा यहाँ पर देखे तो बी वाई तो आपका है ही, यू वाई का मान यू साइन थीटा होता है, और प्लस ए वाई का मान क्या होता है माइनस जी होता है इंटू क्या हो गया टी। तो यहाँ से यू वाई बराबर आपका यू साइन थीटा आपका माइनस क्या हो जाएगा जी टी। ये हमारा क्या हो जाएगा टी समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु का वेग हो जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ से निकाल सकते हैं, इस समीकरण से निकाल सकते हैं। अब ओवरऑल अगर देखा जाए कि यहाँ से हमें क्या मिला, तो हम यह कर सकते हैं कि जो यू एक्स होता है, जो यू एक्स होता है वो क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यू एक्स क्या होता है बच्चा अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब कि ये चेंज नहीं होता है। जो हमारा क्षैतिज दिशा का वेग है, हम यह कह सकते हैं क्षैतिज दिशा का वेग, दिशा का वेग चेंज नहीं होता है, क्षैतिज दिशा का वेग चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, क्षैतिज दिशा का वेग चेंज नहीं होता है। अगर हम यू वाई की बात करें, तो अगर बच्चा हम यू वाई की बात करें तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यू वाई लगातार परिवर्तित होता रहता है। यू वाई क्या होगा लगातार परिवर्तित रहता है, यह लगातार लगातार परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। मतलब कि अगर हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग कहें, ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग, ऊर्ध्वाधर, इसी को अगर हम लैंग्वेज में कहें ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग चेंज होता है, वेग चेंज होता है। ठीक है ना बच्चा। अब आपने एक चीज मोशन में पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। आप जानते हो कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो ग्रेविटेशनल का क्या होता है, गुरुत्व का क्या होता है प्रभाव होता है, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है बच्चा प्रभाव होता है। और इस गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के कारण उसका वेग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है कम होने लगता है।
अब यहाँ से देखा जाए बच्चा, तो उसका वेग क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसका जो वेग होगा बच्चा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कुल मिला के ये अगर देखा जाए कि अगर ये u sin थीटा लेकर ये यहाँ से ऊपर की ओर उठना शुरू किया है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका जो पी वाई है वो क्या होता जाएगा बच्चा, चेंज होता जाएगा। अर्थात एक समय आएगा कि जो ये आपका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर जो आपका पी वाई है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम कहें उच्चतम बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर की गति वेग होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि पथ के उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो अगर बच्चा यहाँ से हम देखें अगला जो पॉइंट आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपका अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं ये आपका, अगर यहाँ से देखें तो पथ के उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, बिंदु पर, इसका मतलब हम कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है ना। मैक्सिमम पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका मतलब कि बी वाई का मान बच्चा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन बेटा क्या उच्चतम बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, क्या उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग अगर जीरो हो गया तो क्या उच्चतम बिंदु पर क्षैतिज वेग जीरो होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो पूरे रास्ते के दौरान वो कभी बदलता ही नहीं है। आपने देखा हमेशा u cos थीटा रहता है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जब ये बॉडी आपका यहाँ पर रहेगा तो इसमें आपका ux आएगा, इसमें आपका uy आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचा तो ux आपका यही रहेगा, ये आपका uy हो जाएगा, ये आपका uy। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यही आपका uy का मान या vy का मान क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन बेटा इस डायरेक्शन में हमेशा ux बना रहेगा। ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि उच्चतम बिंदु पर टोटल वेग कितना होता है, तो अगर बच्चा हम कहें कि उच्चतम बिंदु पे, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर कुल वेग कितना होता है, कुल वेग, तो बच्चा आप देखोगे जब भी हम कुल वेग की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर का वेग प्लस क्षैतिज का वेग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका bx प्लस क्या होगा, by की बात करें तो कुल वेग, टोटल वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करें तो टोटल वेलोसिटी बराबर क्या होगा, bx मतलब क्षैतिज का वेग और by आपका ऊर्ध्वाधर का वेग। अगर क्षैतिज का वेग देखें बच्चा तो ये आपका हमेशा u cos थीटा ही रहता है और इसका मान जीरो। तो हम कहेंगे कि b बराबर आपका u cos थीटा होता है। अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए कि प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप के पथ के उच्चतम बिंदु पर जो आपका नेट वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, तो आप बच्चा कहोगे u cos थीटा होता है। ठीक है ना। क्या होगा बच्चा, u cos थीटा होता है। अब इसी पॉइंट पर अगर बच्चा हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बच्चा हम कहें कि कहते हैं, अगर हम बात करें कि वेग तो आपका इधर है, अगर हम वेग की बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम कहें कि इस मैक्सिमम हाइट पर, अगर हम मैक्सिमम हाइट पर कहें ये हमारा वेग का डायरेक्शन हो गया bx, या यही आपका ux होगा, यही आपका u cos थीटा होगा। ठीक है ना। ये आपका टोटल वेलोसिटी हमारा, ये क्या हो गया, टोटल वेलोसिटी हो गया। ये आपका वेग का डायरेक्शन हो गया। ये किसका डायरेक्शन होगा, वेग का। क्योंकि यहाँ पर uy का मान जीरो, मतलब ऊपर जो ऊर्ध्वाधर वेग है ऊपर की ओर काम करता है, लेकिन जैसे यहाँ पर तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो उसका कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कहें इस उच्चतम बिंदु पर त्वरण कहाँ काम करता है, तो बच्चा मैंने आपको बताया कि क्षैतिज का अपना कोई त्वरण नहीं होता है, केवल और केवल ऊर्ध्वाधर का ही क्या होता है, त्वरण होता है। इसका मतलब त्वरण बच्चा कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, ए वाई नीचे की ओर काम करेगा और ये क्या होगा, -g। तो इसका मतलब कि इनके बीच में, वेग और त्वरण के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं
कि उच्चतम बिंदु पर या अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का जो बच्चा कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो बच्चा यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि उच्चतम बिंदु पर वेग और वेग और वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 अंश होता है। के बीच का कोण 90 अंश होता है। इसका मतलब कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होता है या उच्चतम बिंदु होता है, यही आपको बच्चा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। क्यों? क्योंकि ये अपने सबसे अधिकतम ऊंचाई पर है। और यहाँ पर अगर वेग और त्वरण के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होता है, या एक दूसरे के हमेशा ये क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो बच्चा ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था। अब यहाँ से अगले हम लोग लेक्चर में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कि प्रक्षेप का जो उड्डयन काल होता है, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, या फिर आपका क्या कहते हैं प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होता है या रेंज होता है, ये सब कैसे हम निकालेंगे, हम लोग कैसे देखेंगे, ये सब हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये आपका था, आप अच्छे से नोट्स बनाते चलो और सारी चीजों को आप नोट करते चलो, एक एक पॉइंट को, और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करके चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है जरूर प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो आपके दोस्त हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो आपका वीडियो है ये हिंदी मीडियम किसी भी कहते हैं किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।